अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त हम एबटाबाद जैसे खूबसूरत पुरफ़िज़ा और पहाड़ी मकाम के ऊपर बैठे हुए हैं और इस वक्त जो मौजू है वो इंतहाई दिलचस्पी का हामिल होगा, बिकॉज़ के इसमें हम लेप्रोस्कोपिक जो कि कैमरे के ज़रिए होने वाला ऑपरेशन है और दूसरा बैरियाट्रिक सर्जरी जो कि मोटापे के लिए एक ऑपरेशन होता है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नादिर सैफुल्लाह जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं बेनज़ीर टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में और कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी हैं और एबटाबाद में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि तो बुनियादी सादा तरीन चीज़ से हम आगाज़ करते हैं कि एक तो पुराने वक्तों में हुआ करती थी, अब भी कई जगहों पर हो रही है, ओपन सर्जरी कि आपने कोई ऑपरेशन करना है तो आपको उस हिस्से को काट के खोलना होता है और फिर हम ऑपरेशन करते हैं, उसको हम ओपन या ट्रेडिशनल सर्जरी कहते हैं। दूसरी जो नई जदीद सर्जरी आई है जिसको उर्फ़ आम में नाजरीन जो है वो कैमरे वाली सर्जरी के नाम से जानते हैं, लेकिन टेक्निकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के आम सर्जरी की निस्बत? जी, बहुत मेहरबानी। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आपने लिया है एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों ने इनवाइट किया और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हज़ारा बेसिकली कोहिस्तान, बडगाम, अलाई काफ़ी बड़ी एरिया को हम कवर करते हैं, कैटर करते हैं। यहाँ पे चूँकि एजुकेशन लेवल इतना नहीं है तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड इट विल हेल्प दी पीपल के अंडरस्टैंड हो उनको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी। ठीक है, जो कैमरे वाला ऑपरेशन करते हैं, अक्सर आते हैं पेशेंट कैमरे वाला ऑपरेशन करना है, लेज़र वाला ऑपरेशन करना है, लेकिन दे हैव नो आइडिया, ठीक है, कि ये किस तरह का ऑपरेशन है। ठीक है, उनमें जनरल एनेस्थीसिया मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कहीं मतलब उसको रिलेट करते हैं किडनी स्टोन के साथ जिसमें लिथोट्रिप्सी कराते हैं, दे थिंक के शुआओं के साथ ऐसे ही कुछ होगा। तो उसके लिए फिर ये है कि उनको सारा बताना पड़ता है कि सेम ऑपरेशन है, स्टेप्स सेम है, लेकिन इसमें हम पेट को पूरा खोल नहीं रहे हैं। वी जस्ट गिव छोटे से इंसिजन देते हैं हम स्किन में, मसल को हम नहीं काटते हैं, मसल को हम स्प्लिट करते हैं, हम अंदर जाते हैं कैमरे के साथ। जितना काम जिस तरह ओपन के हैं उसी तरह स्टेप्स हैं, उसी तरह का गाल ब्लैडर निकलता है, पित्ता निकलता है, अपेंडिक्स निकलती है, जो जो ऑपरेशन है, इवन कैंसर सर्जरीज हैं सारी लेप्रोस्कोपी से हो रही हैं। और वो सारा काम करके देन वी कम बैक और मसल वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और स्किन में एक एक स्टिच लग जाता है। तो फ़ायदे तो इसलिए ज़्यादा हैं कि ये मरीज़ जो कि नॉर्मली हम ऑपरेट करते थे ओपन सर्जरी, क्योंकि आई हैव बीन ट्रेंड इन ओपन सर्जरी इनिशियली, क्योंकि मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं आई हैव बीन इन दिस फील्ड एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ओपन टू लेप्रोस्कोपी। तो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग ओपन की थी एंड देन फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स हम लेप्रोस्कोपी पे आए हैं 2011 के बाद। तो उसमें जो पेशेंट था हमारा 10 दिन 15 दिन उसका तो पेन ही ख़त्म ना हो, ठीक है, तो वो बेड पे ले, का स्टे भी ज़्यादा होता हॉस्पिटल होगा का स्टे प्रोलॉन्ग होता था, मेडिकेशन ब्लड ज़्यादा, भी चाहिए होता होगा टाइम्स, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसमें तो ब्लड लॉस मिनिमल है 10 to 15 ml एग्जैक्टली जैसे आपने फरमाया कि छोटे छोटे कट्स देने हैं स्किन के अंदर, तो बड़ा थोड़ा सा ब्लड उसके अंदर चाहिए होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसमें ये है कि चूंकि पोस्ट ऑप में आप देखते हैं पेशेंट के पास ज़ख्म में पीप पड़ गई, हर्नियाज बन गए, इंसिजनल हर्नियाज के हाथ दोबारा आ रहे होते हैं, अंदर पेट में एडिशंस। अगर आप दोबारा जाएं सर्जरी के लिए, अगर सेम पेशेंट है, लेट्स सपोज आपने पित्ते का ऑपरेशन किया, देन खुदा ना करे उसका अपेंडिक्स हो गया या कोई और सर्जरी है, देन आप दोबारा एब्डोमेन में जाते हैं बिल्कुल क्लियर होता है। मतलब सर्जन के लिए भी आसानी है और इसमें मतलब पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छी ये है कि ही विल बी बैक टू वर्क। अभी उस दिन मतलब नॉर्मली यही होता है कि पेशेंट आता है तो चौथे पाँचवें दिन पे आराम से अपनी रूटीन पे आ जाता है, आफ्टर अ वीक ही कैन गेट बैक टू वर्क। तो वो जो टाइम ज़ाया होता था, क्योंकि आजकल तो आपको पता है महंगाई वाला सिस्टम आ गया, तो वो टाइम वाला हमारा है, तो वो उसको मतलब है बैक टू वर्क आ जाएगा, तो उस पर जो एक्सपेंसेस के हिसाब से भी उसको काफ़ी अच्छा पड़ता है। अच्छा सर, ये जो कैमरे वाला ऑपरेशन है इसमें जो हम कैमरा डालते हैं ट्यूब के ज़रिए, वो फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर हमें सर्जन को दिखाई दे रहा होता है, सारा कुछ जो है वो विजुलाइज कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें सर जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो हमारे कौन कौन से ऐसी सर्जरीज हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक या कैमरे की मदद से की जा रही हैं? अच्छा, इसमें का तो आपने बता दिया। जी जी, अभी मतलब विद टाइम लोग ट्रेन हो गए, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो हम कहें कि भाई ओपन हो सकता है, लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता, ठीक है। पीपल हैव बीन ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्किल लेवल आ गया है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, गाल ब्लैडर,
हर्नियाज, हर्निया, इसके बाद आपकी स्प्लीनेक्टमीज, तिल्ली वगैरह जो थैलेसीमिया पेशेंट में बढ़ जाती है, कैंसर सर्जरी सारी हो रही है, स्टमक के कैंसर हो गया, अल्लाह ना करे कोलन का होगा, ये जितनी भी सर्जरी एब्डोमेन के अंदर बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी के लिए वो सब चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, इवन एबटाबाद जैसे शहर में हो रही हैं। और अभी स्किल लेवल भी बढ़ गया है, अवेयरनेस भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बढ़ रही है। तो ये है कि अभी ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि हम कहें कि हम ओपन होगी, हाँ सिजेरियन को छोड़ के। ओनली थिंग इज कि सिजेरियन जो है उसके अंदर तो मजबूरी है सर वो कि आपने कट बच्चा डिलीवर करना है तो जी जी सिजेरियन ही करना पड़ेगा। अच्छा सर, एब्डोमिनल का तो आपने बड़ा तफसीली बता दिया। पेल्विक सर्जरीज फॉर एग्जांपल ओवरी हैं, यूट्रस है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना जिसको हम कहते हैं, वो सर्जरीज भी लेप्रोस्कोपी के लिए हो रही हैं? जी जी लेप्रोस्कोपी में मतलब अभी आपके यूट्रस से रिलेटेड जो भी है स्ट्रक्टमीज जो हैं वो सारी लेप्रोस्कोपिक हो रही हैं। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि यूट्रस कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि जिस रूट से बेबी डिलीवर होता है उसी रूट से यूट्रस भी चला जाता है और आपको एडेड ऑन कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ओवरीज हो गई, फिलोपियन ट्यूब्स हो गई, वो सारी सर्जरीज हैं वो लेप्रोस्कोपी से अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल है। चलिए सर, ये तो आपने बड़ी हौसला अफजा बात की कि देखें पाकिस्तान में तकरीबन तमाम तूलो अर्ज़ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने ट्रेंड सर्जन्स हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में हो रही हैं सर। अच्छा सर, अगर हम इसकी कॉस्ट का अगर कंपैरिजन करें तो ओपन सर्जरी की निस्बत जो इसका जो ख़र्चा है वो किस तरह हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है? कॉस्ट वाइज अ बिट एक्सपेंसिव हम कहेंगे, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कि इनिशियली आपको जो लेप्रोस्कोपिक का टावर आएगा वो एक्सपेंसिव होगा, फिर मेंटेनेंस के उस पे हैं, एडेड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, इक्विपमेंट्स महंगे हैं अभी, इक्विपमेंट महंगे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ दैट बिग डिफरेंस के अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, 15-20 का फ़र्क है ओपन के मुकाबले में। और थोड़ा सा आपने फरमाया कि वो कंपनसेट वहाँ से भी हो जाता होगा कि एक मरीज़ जो अगले दिन ही डिस्चार्ज हो गया है और ओपन सर्जरी में अगर वो 10 दिन एडमिट रहा है तो वो खर्चा भी तो मरीज़ को पड़ जाता उस तरह होगा। तो पेशेंट के लोड पे मेडिसिन, स्टे, सारी चीज़ें अगर आप एज ए होल कंसिडर करें फिर तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। एग्जैक्टली, फिर लेप्रोस्कोपी इज़ फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ तौर पर अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा जी जी वो सारे ऐड करें तो डेफिनेटली। अच्छा सर, अब हम आते हैं ज़रा लेप्रोस्कोपिक, तो हमने काफ़ी इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली, ओबेसिटी की तरफ। कि पहले किसी ज़माने में मेरा ख्याल है शायद पिछली सदी की बात है, जब मैं BBS कर रहा था तो उस वक्त ओबेसिटी जो है वो उसका इंसिडेंस काफ़ी कम होता था पाकिस्तान में। और दो चीज़ें मतलब ओबेसिटी और डायबिटीज़ ये कंसिडर होती थी कि जनाब ये खुशहाल जो मुल्क है ना, वहाँ पर जहाँ पर लोगों के पास पैसे हैं, ये अमीरों की बीमारी हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये TB टाइप चीज़ें जो हैं ये हमारे गरीब मुल्कों की मसाइल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मईशत तो हमारी वहीं की वहीं खड़ी है, पॉवर्टी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इतने सालों में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ओबेसिटी के अंदर अगर हम बात करें सर, तो क्या आप मतलब इस वक्त क्या स्टैट्स हमारे कहते हैं, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है सर? जी, इस तरह है कि ओबेसिटी में हमारी रैंकिंग अभी बहुत ऊपर चली गई है। आज से मेरे ख्याल 2019 में स्टडी थी, वी वर एट 10th प्लेस। अभी जो रिसर्च स्टडीज़ आई है तो हम बहुत आगे टॉप 5 तक पहुंचाए हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि सारे जो मसाइल हैं, अगर आपके हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आपके जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, एवरीथिंग जो है वो ओबेसिटी के साथ रिलेट करती है। एंड इसमें जो सारा ट्रेंड चेंज आया है हमारे, चूँकि आपने जैसे बताया कि पॉवर्टी लाइन उस रही है, लेकिन एक तो हमारे जो लाइफस्टाइल है लोगों का, दैट हैज़ चेंज्ड। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह वो सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल से चली गई हैं, जो पुराने वक्त के लोग थे। शिकार हो गई ना सर पूरी कौम अब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ तो सारी ओबेसिटी का जो लोड अब हमारे, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 करोड़ की आवाम है, तो ये अक्सर हम कहते हैं कि ये कैंसर से ज़्यादा बड़ा ख़तरनाक मसला हमारे लिए आ रहा है। और इससे रिलेटेड हमारे जो बाकी बीमारियां आ रही हैं, वो जो हमारे बजट पे जितना उसका प्रेशर आ रहा है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सारों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको अभी सीरियसली ऑन वॉर फुटेड हेड उसको वो करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा सर, ओबेसिटी में नाजरीन के लिए सादा अल्फाज में तो यही है कि जिसमें चर्बी की मिकदार फालतू हो जाती है, सरप्लस हो जाती है। हम देखते हैं कि जो यूरोपियन जो वाइट रेसेस हैं वहाँ पर देखें तो उधर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, उनके बाजुओं में, उसके थाइज़ में फ़ैट की या चर्बी, फालतू चर्बी वहाँ पर जमा हो रही होती है।
तो पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड है या कोई डिफरेंट तरीके से यहाँ पर नहीं, यहाँ चर्बी पे जमा होती है? चेंज है, और यहाँ पे अभी रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं वो भी चेंज है हमारे लिए, एशियंस के लिए उन्हें चेंज कर दिए हैं। ओके। वहाँ पे उन्होंने कहा है 35 BMI बॉडी मास इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके बेस पे हम ऑपरेट करते हैं। देयर आर सर्टन रूल्स, ये नहीं है कि मैं उठूँगा और किसी का ऑपरेशन कर दूंगा। हमारी कोई गाइडलाइंस होती हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो वेस्ट के लिए 35 BMI दिए, हमारे एशियंस के लिए 32.5 कर दिया उन्होंने, कि अगर 32.5 BMI भी है तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। मेन रीज़न कि हमारा विजरल फैट जो कि बॉडी के अंदर, जो कि मैदे के पास, जिगर के पास, पेट के आंतों के अंदरूनी अंदर जो अज़ा चर्बी के है साथ। वो ज़्यादा है, ठीक है, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस, ठीक है, कंपेयरिंग टू सबक्यूटेनियस जो फैट है। तो इसलिए उन्होंने उसको लोअर कर दिया कि अगर 32.5 भी है आपका BMI तो आप अलॉन्ग विद operate कर सकते कोमॉर्बिड, देन यू कैन गो फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। तो ये हमारे एशियंस के लिए उन्होंने स्पेशली नई रिकमेंडेशन उन्होंने दी हुई है। तो सर ये जिल्द के नीचे चर्बी जमा होना और पेट के अंदर चर्बी जमा होना, पेट के अंदर वाली चर्बी जो है वो ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाती है? ऐसे देखिए, उसमें उनके अपनी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अंदर जो मेटाबॉलिज्म है और बाहर वाली की थोड़ी डिफरेंट है। तो अंदर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है उसकी वजह से जो जरासीम और जो चीज़ें केमिकल्स बनती हैं दैट इज़ मोर टॉक्सिक। वो आपकी हाइपरटेंशन, आपकी डायबिटीज़, कार्डियक मसाइल, ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिसीजेज़, ये सारे मसाइलों की जड़ वो है। तो विजरल फैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारी नेचुरल कोई इस तरह की है हमारी एशियंस की कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन उधर ज़्यादा है। तो इस वजह से पेयर शेप, मेरे ख्याल पेयर शेप ओबेसिटी या एप्पल शेप ओबेसिटी कहते हैं जी, सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल, कि अगर आप ख़ास तौर पे जाएं साउथ की तरफ जाएं तो मैंने तो खुद देखा है कि पतले पतले लोगों के बाजू जी, होते जी। हैं, टांगे पतली हैं और पेट निकला पेट होता है। सेंट्रल ओबेसिटी इसका होती है। मतलब है कि वहाँ पर चर्बी वहाँ जमा पे हुई है। चर्बी है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खतरनाक है। क्योंकि कुदरत ने देखें बाय फैक्ट्री सेटिंग में तो हमारे पेट के अंदर चर्बी रखी ही नहीं थी। ऐसा ही है। इतने ज़्यादा अज़ा हैं उसके अंदर के मैदा आ गया, इतनी कुछ 6-8 मीटर की आंतें वहीं पैक हुई हैं, लबलबा है, जिगर है, वो आपका पिता है। ऐसा ही है। तो जब एक्स्ट्रा चर्बी भी आ जाती होगी तो वो तो फिर ऑर्गन के फंक्शन ही सर बड़े सारे disturb हो फंक्शंस जाते को होंगे। वो करते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और ये सारी चीज़ें वो करते हैं। ये सारी जो आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम जिसे कहते हैं, तो इसकी ओरिजिन यही विजरल फैट्स होती हैं। अच्छा, अब हम सर आते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के ऊपर, कि बुनियादी तौर पर हमने पहले, आज से काफ़ी साल पहले, अभी भी हो रही है, एक होती है लाइपोसक्शन, जिसमें एक सर्जरी का तरीक़ाकार ये भी है जो आमतौर पर हमारे ये एस्थेटिक फिजिशियंस भी कर रहे हैं, वो और बैरिएट्रिक सर्जरी दोनों बुनियादी तौर पर किस तरह इनमें हम तमीज़ कर इसमें तो सकते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वी फेस दिस क्वेश्चन एवरी सिंगल डे। लोगों ने वीडियोस देखी होती हैं लाइपोसक्शन की, एंड दे थिंक दिस इज बैरिएट्रिक सर्जरी, और बड़े फैंसी किस्म के सर एड्स आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक ऑपरेशन में जनाब 3 किलो वजन कम करें, बिल्कुल ऐसे ही है। टिकटॉक ड्रिवन सोसाइटी है आजकल हमारी। तो इसमें यह है कि लाइपोसक्शन बेसिकली कॉस्मेटिक एक चीज़ है। अगर एक ख़ास जगह से आपने फैट कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, ठीक है। और बैरिएट्रिक सर्जरी में हम जो चेंजेस करते हैं वो एक ख़ास एरिया पे नहीं काम करते, हम स्टमक से या उसको बाईपास करते हैं या छोटा करते हैं। उसके बाद जब पूरी बॉडी में चेंजेस आती हैं तो फिर आपका सारे एरिया का फैट कम होगा। यानी कि उसका असर जो है पूरे जिस्म पे पड़ता है, पूरे जिस्म पे होता है। उसके रिजल्ट एट दैट टाइम नहीं आते, इट टेक्स 6 to 8 months। एग्जैक्टली। और लाइपोसक्शन में आपने थोड़ा सा कहा, लाइपोसक्शन इज ओनली फॉर कॉस्मेटिक। अगर एक बंदे का 150 160 किलो सबक्यूटेनियस फैट के लिए ऐसा ही है, ऐसे ही विसरल ओबेसिटी में तो वो उसका रोल भी नहीं है, और आप उसको सिर्फ कॉस्मेटिक ज़हन में रखें। हमारे वाले सेटअप में इसके इतने ज़्यादा लाइपोसक्शन का रोल नहीं है, अनलेस एंड टू एक ख़ास जगह पे चर्बी ज़्यादा उसको आप कम करें, तो अदरवाइज़ हमारे ओवरवेट पेशेंट के लिए कोई इतनी मुफीद चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हम सर उस प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी आपके पास पेशेंट आया है तो करेंगे किस तरह सर उसको? अच्छा जी, देखिए, बैरिएट्रिक पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको पहले हम असेस करते हैं, ठीक है, एंड वी सिट विद द पेशेंट और उसको हम सारे प्रोज एंड कॉन्स सारे बताते हैं। फिर कौन सा प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए करना है, क्योंकि एक प्रोसीजर सारों पे फिट नहीं होता, ठीक है। हमने उसको केटर करना होता है पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स के साथ, उसके जो गोल्स हैं रिगार्डिंग वेट लॉस, वो कितना वेट लॉस चाहता है, ठीक है, और वो उसको हम देखते हैं कि वो कितना एक्टिव है या आने वाले टाइम में वो कितना एक एक्सरसाइज कर सकता है। तो वो सारी चीज़ों को लेके फिर हमारे पास 3-4 किस्म के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं और इस्टेब्लिश्ड ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिस पे डेटा 10-10 20-20 सालों का डेटा आ चुका है।
तो वो फिर हम पेशेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके फिर उसको हम वो करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सारी इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ें करके आपके जो ब्लड टेस्ट हैं, इको है, अल्ट्रासाउंड है, सारे प्रिपरेशन करके पेशेंट के साथ बैठ के और सारी चीज़ें क्लियर कि पेशेंट शुड नो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैंने आगे से लाइफ में कैसे चलना है। ठीक है, तो वो अक्सर ये है हमारे लोग सर्जन्स की भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि इन हरी होते हैं, तो पेशेंट को बेसिकली हम सही अच्छा इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब बेरियाटिक के ड्रामेटिक रिजल्ट्स है। अलमिया ये है ना कि अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए टाइम चाहिए होता है जी सर। और अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में 2000 लोगों के लिए एक डॉक्टर हो तो वहाँ पर डॉक्टर बेचारा नुस्खा लिखते हैं, वही बड़ी बात है सर। ऐसा ही है, तो काउंसलिंग का टाइम तो बड़ा कम रह जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह के तनाजुर में, इस तरह का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर सकता है सर। जी जी बिल्कुल। से अबाउट इट? बिल्कुल, ये दिस इज़ नीड ऑफ द आवर कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स हों ताकि लोग इसको सुने, समझें और उनके क्वेश्चन भी बहुत प्रिसाइज हों। उनको बेसिक आइडिया हो जाता है इन प्रोग्राम से, फिर आपसे वो 2-3 सवाल ही पूछते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और एक चीज़ मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कि बाकी है, लेकिन इट्स अ टीम वर्क। बेसिकली बेरियाटिक सर्जरी एक सर्जन ड्रिवन नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें हमने जो अपनी टीम बनाई है, हमने डाइटिशियन को भी रखा हुआ है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी रखा हुआ है, पल्मोनोलॉजिस्ट को भी रखा है। 6-7 बंदों की टीम है हमारी, फिजियो भी है। तो ये है कि जो मुशावरत से फैसला करते हैं। जी जी, काउंसलिंग भी होती है। काउंसलर भी हमने 1-2 रखे हुए हैं जो कि पेशेंट को प्री और पोस्ट सर्जरी, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, आपने उसकी सर्जरी कर दी, वो खा नहीं सकता। ठीक है, तो लोगों में सुइसाइडल टेंडेंसीज आ सकती है, लेकिन यू शुड नो कि ये इसके साथ हो सकता है। तो उसके काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बेरियाट्रिक सर्जरी। अच्छा सर, एक फैक्टर जो हम डिस्कस पहले नहीं कर सके कि लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन विच रन इन फैमिलीज़, ओबेसिटी का भी मोरलेस एक मरूसियत का एक एलिमेंट तो है। तो ये फैसला करते वक्त कि इसको किस टाइप की बैरियाट्रिक सर्जरी देनी है, इसको भी मद्देनज़र रखा जाता है सर कि इसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी आ रही है? जी, फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं और साथ में हम टाइप 2 डायबिटीज़ को भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे रिसेंट डेटा आया है फ्रॉम लास्ट 15 to 20 ईयर्स का डेटा आ गया है, उसमें जो हमारे बाईपास के प्रोसीजर हैं, स्पेशली मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या 1 एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास, उसमें 80 to 90% लोगों की डायबिटीज़ रेमिशन में चली जाती है। हम ये नहीं कहते हैं ख़त्म होती है, रेमिशन में चली जाती है। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन लेना उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो 90% तक उसके सक्सेस रेट है। तो वो सारी चीज़ हम देख के, अगर डायबिटिक पेशेंट है, ओवरवेट है, BMI 40 को क्रॉस कर रहा है, हम डेफिनेटली उसको रिस्ट्रिक्टिव की जगह बाईपास की तरफ लेके जाते हैं। तो उनकी डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है और साथ में वेट लॉस भी एडेड ऑन आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, इसका बैरियाट्रिक सर्जरी का बुनियादी असूल क्या है? जैसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन का हम देखें तो बुनियादी असूल ये है कि जनाब वो एक एक्सटेंशन होती है आंत की जो निकली होती है और वहाँ पर खुराक फंस जाने का ख़तरा होता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। हम काट देते हैं ताकि वहाँ पर खुराक जाने का अंदेशा ख़त्म हो जाए। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मैदे के साथ हम करते ही क्या हैं सर? देखिए जी, इसमें हमारे जो प्रोसीजर हैं वो 2 ही हैं। एक है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मीन्स आप खाना खाएंगे, कम खाएंगे, ज़्यादा खा ही नहीं सकेंगे। 3-4 नवाले लेंगे या यू कैन हैव एन एप्पल एट अ टाइम। मैदे का साइज हम छोटा कर देते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं। वन इज़ रिस्ट्रिक्शन। दूसरी जो है वो है मेल एब्जॉर्प्शन, या आजकल उन्होंने कहा है कि मेल एब्जॉर्प्शन ना करें, इट डजंट लुक गुड। हाइपो एब्जॉर्प्शन, कम एब्जॉर्प्शन, जो खाएगा वो एब्जॉर्ब पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन को आप टैकल कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसे ऑपरेशन हैं कि जिसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे भी हैं जिसमें दोनों हैं। ठीक है, तो वो हम फिर पेशेंट के हिसाब से, उनकी BMI के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, एज इज़ अ बिग फैक्टर एज वेल। ठीक है, और उनके साथ देख के फिर हम उसको फैसला करते हैं कि हमने कौन सा करना है। तो उसको सादा अल्फाज में अगर नाजरीन के लिए अगर हम इस तरह अगर कहना चाहें कि एक शख्स जिसका सर्जरी से पहले पेट भरता था 2 रोटियों से, ऐसा ही सर्जरी करवाने के बाद क्या वो 1 रोटी में फुल हो जाएगा कि जी बस अब मेरा नहीं, एक से भी इंशाल्लाह। मतलब हमारी जो बेसिक वो होती है, हम जो बाईपास करते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग और पसंद भी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं क्योंकि हमारे लोग रोटी खाते हैं। ठीक है, रोटी खाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है अगर MGB हम करें तो यू कैन हैव एन एप्पल एट वन गो, या वो एक छोटी चपाती खा सके, क्योंकि हमारे लोगों में खाने का शौक थोड़ा ज़्यादा है। तो हम कहते हैं थोड़ा खाई भी और साथ में वेट लॉस भी हो। जो प्योर रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं, जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में कहते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, उसमें यह है कि आप 3-4 नवालों के बाद आप फुल हो जाएंगे इनिशियली। ठीक है, तो वो उस तरह यह है कि रिस्ट्रिक्शन ऐड करते हैं, वेट लॉस होता है, लेकिन उसके फिर अपने कुछ उसूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं, अदरवाइज स्टमक दोबारा डायलेट हो सकता है। वो सारी चीज़ें पेशेंट को बतानी पड़ती हैं।
अच्छा सर, इस सर्जरी के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं दौरान सर्जरी या ऑपरेशन के लेकिन बाद? सर्जरी और कॉम्प्लिकेशन दोनों एक नाम है, चोली दामन का साथ ऐसा ही है, किसी भी इसमें हो सकती है। किसी में हो सकती है, लेकिन इट्स वेरी सेफ सर्जरी। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितनी कॉम्प्लिकेशन गाल ब्लैडर की सर्जरी है 1 in 1000, ठीक है। अगर 1000 ऑपरेशन करते हैं तो एक के साथ मिसहैप हो सकता है, हम इसको एक्सीडेंट कहते हैं। तो एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम। द सेम इज विद बैरिएट्रिक सर्जरी, इट्स वेरी सेफ, लेकिन ये है कि 1 in 1000 इज कॉम्प्लिकेशन, इट कैन लीक, इट कैन कॉज ब्लीडिंग, तो वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन सब वेरी वेरी सेफ ऑपरेशन। तो मतलब रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो है बहुत फर्क है, बेहतर है, बहुत सेफ है बेहतर है, इसका, बहुत बेहतर है कि बहुत कम रिस्क है, लेकिन तो रिस्क अगर आप मोटा मरीज है, ओवर वेट है, तो उसके बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स हैं। इफ़ यू कंपेयर विद सर्जरी तो बहुत कम, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। अच्छा सर, बैरिएट्रिक सर्जरी में ही पहले किसी ज़माने में ये ओपन हुआ करती थी, तो अब ये भी लेप्रोस्कोपिकली हो रही है, कैमरे की मदद से हो रही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 80s में लोगों ने स्टार्ट की थी बैरिएट्रिक सर्जरी, और उस टाइम पे ओपन सर्जरी होती थी, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतने बड़े पेट को खोलना बंद करना और बाद में हर्नियाज, और बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी यही है कि वही 4 सुराख जब पिते में करते हैं, उसके लिए इसमें 4 या 5 सुराख ही होते हैं। मतलब नेक्स्ट डे पेशेंट घर जा रहा होता है, अप एंड अबव होता है, 3-4 घंटों बाद वॉक कर रहा होता है, तो वो छोटे से सुराख होते हैं, जैसे कि हम गाल ब्लैडर का, क्योंकि आजकल तो गाल ब्लैडर के इतने ऑपरेशन हो गए हैं, हर लैब कोली तो हर घर में हो गई है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, वी हैव गॉट मोर देन 6000 इन एबटाबाद। छोटे सा शहर है, तो भी 6000 को क्रॉस कर गए हैं। तो लैब कोली का तो बस आप इसको पेशेंट को मैं यही कह दूँ ना, घर में खामखा किसी न किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ होता है, उसको देखिए, उसकी रिकवरी और आपकी रिकवरी सेम होगी, इट विल नॉट बी डिफरेंट। नेक्स्ट डे पे इंशाल्लाह घर जाएंगे, सेकंड थर्ड डे पे यू विल अप एंड अबाउट। क्योंकि किसी ज़माने में बड़ा खौफ होता था लोगों में कि वो जी मैदा काटना है और पता नहीं क्या होगा, उस हवाले से तो सर ये बड़ी खुशाइंद आप बात बता रहे हैं कि इसका जो डाउन टाइम है वो उतना ही है जितना आम पित्ते के ऑपरेशन। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अब स्किल लेवल बहुत फ़र्क आ गया है, और साथ में टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आ गया है। स्टेपलर्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। 10-15 साल में लोगों ने सीखा है, एंड दे हैव चेंज दी होल टेक्नोलॉजी। तो माशाल्लाह लीक वेरी वेरी रेयर, बहुत बुरा दिन आया हो तो मैं कहता हूँ इट विल लीक, अदरवाइज़ बहुत अच्छे स्टेपलर्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लोगों की स्किल लेवल बहुत बढ़ गया है, तो इट्स अ वेरी सेफ ऑपरेशन। अच्छा, अब इसमें सर एनेस्थीसिया के ऊपर बात करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी आप किसी पेशेंट की कर रहे हैं तो मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत होती है, तो वो बेहोशी कितनी देर की होती है और आमतौर पर पूरा ऑपरेशन कितनी देर में मुकम्मल हो जाता है? देखिए ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपको ये पता है कि सर्जरी में आप जाते हैं तो वी नेवर ऑपरेट ऑन टाइम, टाइम को हम कभी नहीं देखते हैं, क्लॉक को कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो हमने देखा है एक्सपर्ट हैंड्स, जो बेसिक प्रोसीजर है स्लीव है, इट टेक्स 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स का ऑपरेशन है जो स्लीव है। इतना लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन तो सर आजकल एंडोस्कोपी भी ले जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये है कि पेशेंट को शिफ्ट करना, एनेस्थीसिया, फिर रिकवरी, वो सारा प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग टाइम आपका बहुत कम हो जाता है। स्टेपलर्स के आने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, स्मूथ हो गई हैं, तो ऑपरेटिंग टाइम स्लीव पे मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हैंड में आधा घंटा लगा लें, बाईपास का घंटा लगा लें, तो इतने ऑपरेटिंग टाइम तो गाल ब्लैडर और अपेंडिक्स के भी इतने ही आ जाते हैं। इट मीन्स कि अगर हम प्री ऑप प्रेपरेशन को भी ऐड कर लें कि मरीज़ को तैयार करना है ऑपरेशन के लिए और सर्जरी को भी मिला लें तो लगभग मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर इतना ही लग जाता है। लेकिन पेशेंट को फिर रिटेन करते हैं, हैवी मरीज़ होता है, उसमें हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं, हम रिटेन करते हैं 4-1 घंटे हम उसको रखते हैं अपने सामने, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, साथ में मॉनिटर्स लगे होते हैं, साथ में उसको वो करते हैं, फिर मोबिलाइज करके 3 घंटे बाद 4 घंटे वो चल के फिर अपने कमरे जाता है। अच्छा, थोड़ी वॉक भी करवाते हैं? करवा के जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी ब्लड का जो है स्टेसिस का चांस होता है, डीवीटी का चांसेस होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये उसकी सर्कुलेशन को रिस्टोर करवा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि जो गर्दिश है खून की वो बहाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो एम्बुलेटरी हो जाए, पेशेंट वॉक करने के काबिल हो जाए, तो आमतौर पे तो सर उस दिन भी जा सकता है या मैक्सिमम अगले दिन नेक्स्ट डे 24 आवर्स स्टे कराते हैं पेशेंट। जी, बेहतर है कि एक रात उसको जी बिल्कुल ऐसे ही। सर ये तो बड़ा मतलब नाज़रीन के लिए तो बड़ी इसमें हौसला अफजा और खुशाइंद बातें आपने बताई हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी जो है कितने बड़े इशू को एड्रेस कर रही है और कितने कम टाइम और कितनी कम कॉस्ट के अंदर कर रही है। अदरवाइज़ जो अगर आप देखें तो वो जो पहले प्रोसीजर होते थे लाइपोसक्शन वाला, एक तो वो पूरे तरीके से सिर्फ एक ख़ास महदूद जगह पर, जिससे आपने फरमाया, वो चर्बी निकालते थे, लेकिन ये तो है कि चर्बी एक किस्म का बनने का प्रोसेस ही ख़त्म कर रही है। ये तो लाइफ लॉन्ग चेंज है, लाइफ लॉन्ग है सर।
अब सर हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी मुफीद मालूमात आपने शेयर की, और मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ओबेसिटी मोटापा और बैरियाट्रिक सर्जरी, इसके ऊपर आप टेक होम मैसेज या आप समझिए कि इस गुफ्तगू का निचोड़ वो क्या शेयर करना चाहेंगे अवाम उन्नास के साथ? जी, मैं तो पेशेंट्स के लिए या आवाम के लिए यही है कि वेट लॉस के बेसिकली हम जो भी पेशेंट आते हैं, मैं कहूँ 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ योर डाइट, ठीक है। अगर डाइट में आपने चावल, चीनी, घी, चपाती, ये 4 चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह छोड़ दी हैं, एंड यू कैन हैव हाई फाइबर वेजिटेबल्स डाइट, फ्रूट्स ज़्यादा लें, तो डाइट नंबर 1। नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज, ठीक है। 60 मिनट्स कार्डियो का मैं बताता हूँ सारे पेशेंट को कि वॉक करें, घर के अंदर वॉक करें, लेकिन आप इसको करें। थर्ड पे हमारे पास आ गए इंजेक्शन, सीमाग्लूटाइड वगैरह, ओजेम्पिक वगैरह आ गई। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है फिर सर्जरीज। तो सर्जरी में ये है कि इनको मैंने जितने पेशेंट होते हैं उनको, यंग पेशेंट को मैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ऑफ़र करता हूँ, और उसके बाद बहुत ओवरवेट पेशेंट हो उनको बाईपास ऑफ़र करते हैं। बहुत सेफ़ ऑपरेशन है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यू जस्ट टेक इट, आप ऐसा समझें कि आपके अपेंडिक्स का या पित्ते का ऑपरेशन हो रहा है, और इसकी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, ड्रास्टिक रिजल्ट हैं, और आपकी लाइफ चेंजिंग एक सर्जरी है ये। जी नाज़रीन, आपको, मुझे बड़ी कवी उम्मीद है कि ये इतना यूनिक टॉपिक था कि इसके ऊपर आपको जो मुफीद मालूमात डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी, उसके नतीजे में आपके काफ़ी अबहाम और वो जो मिथ्स हैं और गलत फहमी है वो दूर हो गई होंगी। इंतहाई सेफ़ सर्जरी है, थोड़े से टाइम लगता है और लाइफ लॉन्ग इसका बेनिफिट हो सकता है। आखिर में मैं डॉक्टर नादिर सैफुल्लाह का तहे दिल से मशकूर हूँ कि डॉक्टर साहब ने इस अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।